हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं साइंस क्लास 10th जैक बोर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। तो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि इससे ज़्यादा मूल्यवान कोई दूसरा चीज़ नहीं है और इस चीज़ को केवल हम परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कहता है संस्कृत में कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम चुरा सकते हैं, ना बांट सकते हैं, ना कोई छीन सकता है। संस्कृत में कहता है कि विद्या च चर्ज न चोरहार्जम न भारती भाज्यम विद्या च चर्जनम धनम, कि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कोई छीन सकता है, ना ही बांट सकता है और ना ही कोई चुरा सकता है। हम लोग धन लेते हैं, हमारे पास धन है, धन हमारे पास है तो हो सकता है चोर उसको चुरा के ले सकता है, हाँ तो भाई बल के द्वारा हमसे छीन सकता है। लेकिन विद्या को हमारी जान चल जाने पर भी हमसे कोई नहीं ले पाएगा। विद्या एक ऐसी चीज़ है। चलते हैं आगे। क्वेश्चंस की ओर। कहता है ये पूरे तीनों साइंस के तीनों पार्ट से लिया गया है। साइंस का 3 पार्ट होता है, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों का इसमें कुछ प्रश्न हम इससे लिए हैं। पहला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग निम्न है। पहला देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका उपयोग हम लोग खिलौना बनाने और सजावट बनाने में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों के बॉडी का जो हड्डी जो होता है जब टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे हाथ से पैर से हमारे कोई भी अंग पर प्लास्टर कर देता है। हम लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टर कर दिया। ये प्लास्टर होता क्या है? तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्लास्टर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि टूटी हुई हड्डियों को डॉक्टर सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारा 2 उपयोग हो गया, नंबर 1 और नंबर 2। अगेन क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? देखिए, साबुन और अपमार्जक में निम्न अंतर है। साबुन जो होता है वो उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक जो होता है वह उच्च वसा अम्लों का सल्फोनिक लवण होता है। साबुन जो है यह जल में घुलनशील होता है, जबकि अपमार्जक जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है। साबुन जो है जलीय विलयन में क्षारीय उदासीन होता है, जबकि साबुन जो है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन जो होता है उदासीन होता है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कहता है कि यह कठोर जल में कठिनाई के साथ झाग देता है, जबकि अपमार्जक जो है यह कठोर जल में आसानी से झाग देता है। अगेन क्वेश्चन है कि सौर सेल क्या है और सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए और 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक और सेल को धूप में रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है सौर सेल के बारे में। तो कहता
कहता है एक ऐसी युक्ति जो सौर सेल को सीधे ऊर्जा में बदल देती है और सौर सेल कहलाती है। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त दो तत्व है, वो है सिलिकॉन और सेलेनियम। कहता है यदि इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक सौर सेल को धूप में रखेंगे तो 0.7 वाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। कहता है प्रतिरोधकों को का जो जोड़ते हैं वो 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम एक पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं। कहता है कि जब पहले प्रतिरोध का वैसे संयोजन वैसे क्रम जिसमें प्रतिरोधकों पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग में भी पूछा जाता है। देखिएगा श्रेणी क्रम का चित्र इस तरह से होता है। ये मान लिया जाए पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सेल के साथ इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर कुंजी लगा हुआ है, इससे 3 प्रतिरोध है इसलिए इसको मान लेंगे R1, R2 और R3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है 5वां मेरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाएं होता क्या है। कहता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण है कि पहला जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है और दूसरा है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा है कि चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कहता है और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईंधन के कोई 2 लक्षण लिखिए जो गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो इनकी यहाँ पर 2 लक्षण के बारे में कहा गया है, लेकिन इसकी बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहला है कि यह जो ऊर्जा हमें सरलता से प्राप्त हो सके, दूसरी जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, तीसरा है कि जो सस्ती हो, चौथा है कि ऊर्जा के उपयोग पर्यावरण की क्षति पर जो कम प्रभाव डालता हो, और अगेन है कि प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्रदान करे। और अगला क्वेश्चन से मेरा धातु और अधातु में 2 भौतिक और 2 रासायनिक गुणों को बताना है। अंतर बताना है। कहता है कि धातु भौतिक गुणों में देखते हैं हम लोग तो जो 2 भौतिक गुण निम्नलिखित है। यहाँ पर हम बहुत सारे भौतिक गुणों का व्याख्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन 2 ही तो डाले हुए हैं। कहता है कि धातुएं जो होती है प्रायः ठोस होती है चाहे कठोर होती है, जबकि अधातुएं प्रायः भंगुर होती है यानी लचीलेदार होती है। अगला दूसरा पॉइंट है कि धातुएं ये जो है कहता धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि धातुएं अधातुवर्ध और तन्य होते हैं जबकि अधातुएं अधातुवर्ध और तन्य नहीं होते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है अधातुवर्ध और तन्य, ये क्या होता है मेरा। ये क्या होता है अधातुवर्ध और तन्य। कहता है अधातुवर्धता
क्या होता है और तन्य क्या होता है। तो अधात्वर्ता धातु का वह गुण है जिसे पीटकर एक पतली चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसको अधात्वर्त कहते हैं। और धातु का वह गुण जिसे पीटकर एक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं। तन्यता का जो गुण होता है वह सबसे अधिक सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। फिर अगला कह सकते हैं कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। रासायनिक गुण पहला है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कहता है क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि अधातुएं जो है वह अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये हुआ धातु और धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर 2 अंतर। कहता है अगला क्वेश्चन से मेरा ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखें। कहता है इसका आंसर जवाब है कि समान ताप पर किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युतधारा परिपथ के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। कहता है इसका फॉर्मूला होता है V समानुपाती I, और समानुपाती जो है वह कांस्टेंट में टूटता है, यानी V बराबर IR, जहाँ R बराबर स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कि इसका कुछ न कुछ मान है। तो ये अनिल जो फॉर्मूला जो इसका होता है V बराबर, इसको कह सकते हैं V बराबर IR, ये हमारा ओम का नियम है। और अगला क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है। क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होता है वह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका व्यवहार जो होता है वह अम्लीय नहीं होता है। और अगेन क्वेश्चन है मेरा कि थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखिए। थर्मिट अभिक्रिया किसको कहते हैं। कहता है थर्मिट अभिक्रिया जो है Fe2O3 + 2Al तीर का निशान 2Fe + Al2O3 को कहते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीन कल पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है। और अब चलेंगे हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान देखेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है। तो वृद्धि हार्मोन जो होती है वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला, जिसको इंग्लिश से प्यूटेट्री बोलते हैं, द्वारा स्रावित होने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह शरीर में हड्डी की लंबाई को नियंत्रित करता है तथा इसके अधिक स्राव से व्यक्ति अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है, और जब इसकी कमी हो जाता है हमारी बॉडी में तो वह बौनापन हो जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन से मेरा कि द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, 2 अंतर बताएं। तो द्विखंडन और बहुखंडन जो है वह अलैंगिक जनन की विधियां है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 2 के बारे में जानना है। पहला है द्विखंडन और उसके बाद है बहुखंडन।
द्विखंडन किसको कहते हैं, बहुखंडन किसको कहते हैं। कहता है द्विखंडन इस विधि के द्वारा एक कोशिका दो जीव द्वार एक कोशिकीय जीव दो भागों में बढ़ जाती है। और बहुखंडन होता है कि एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो, बहुत सारे खंड में वो बढ़ जाता है, उसको कहते हैं बहुखंडन। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग अमीबा जो है वह इसके उदाहरण है, यानी द्विखंडन के उदाहरण है। अमीबा अपना प्रजनन जो है अपने जैसे नए जीवों को जो जन्म देते हैं वो दो खंड में बंटकर देते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम जो है वह बहुखंडन का उदाहरण है, एक साथ यह बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि मधुमेह क्या होता है और यह क्यों होता है। मधुमेह है क्या और यह क्यों होता है। मधुमेह को इंग्लिश से हम लोग शुगर कहते हैं। शुगर पेशेंट का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको देहात में उसको चिनिया बीमारी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कहता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है और इसका स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है, जो हमारे बॉडी में वो अग्नाशय पाया जाता है और वहीं से इसका इंसुलिन बनता है अग्नाशय से। मानव शरीर में इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, और जब यह इंसुलिन बनना हमारी बॉडी में बंद हो जाता है तो इस शर्करा की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन नामक इंजेक्शन लेना पड़ता है तब ये कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन से मेरा कि पीड़कनाशी रसायनों का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार जैव आवर्धन की समस्या प्रदान कर रहे हैं। तो देखेंगे कि अजैव निम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ये पदार्थ उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः इसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संचित होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाता है। और अगेन क्वेश्चन से मेरा प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए कहता है कि प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है। पहला है कि पर्यावरण के साथ जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन का अनुकूलन के कारण, और दूसरा है विभिन्नताएं और अनुवांशिक विचलन के कारण। तीसरा है डीएनए में गुणसूत्रों में परिवर्तन, जिससे दो उपशिष्टियां अनुवांशिक रूप से इतनी भिन्न हो जाती है कि उनके बीच लैंगिक प्रजनन संभव नहीं हो पाता है, और इस प्रकार प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ये डीएनए क्या होता है सर, इसका फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं। कहता है संवेदी क्या होता है। कहता है वैसी तंत्रिका जो ग्राही अंग से आवेश प्राप्त कर विद्युत संकेत में बदल देती है, उसे संवेदी तंत्रिका कहते हैं। उसको हम लोग संवेदी तंत्रिका कहते हैं। जबकि प्रेरक जो होता है वैसी तंत्रिका जो मेरु रज्जु या मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों को संबंधित अंगों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है, उसे प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। और अगेन क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। मनुष्य के लार में जो होता है वह टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में पचाता है, तथा इस प्रकार से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। और मनुष्य के स्टोमक में भोजन के प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रखता है जो प्रोटीन को पचाता है, तथा पैंक्रियाटिक लाइजेम स्टार्च पचाता है। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि वनों के संरक्षण के लिए 3 उपाय बताएं। वन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसका 3 उपाय निम्न है। पहला है कि वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जा सके। दूसरा है अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण कर सकें।
तीसरा है पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए। और अगला है वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, यानी चारागाह का निर्माण करके हम लोग जो है वह वन संरक्षण कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन से मेरा ओजोन परत का क्षय चिंता का विषय क्यों है, इसकी क्षति को सीमित करने के लिए और क्या उपाय करना चाहिए। ये ओजोन क्या होता है? ओजोन जो है जिसका सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये इसका काम है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकना, उससे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कराना। लेकिन ये प्रदूषण के कारण ये ओजोन परत जो है इसका लेयर छिद्र हो गया है, और छिद्र होने के कारण ये डायरेक्ट सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण जो हानिकारक किरण है वो सारे डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही है, जिससे आज अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यही कारण है कि ओजोन परत जो है वह की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोगों को देखिए कौन कौन से नियम तरीके को अपनाना चाहिए। पहला है कि CFC के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है नाभिकीय विस्फोट को कम करना चाहिए और सुपरसैनिक विमानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगला है मृदा संरक्षण के 3 उपाय कि मृदा को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है वह तुरंत नहीं होता है। मृदा के निर्माण में कई वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाता है, तब जाकर के मृदा बनती है। बड़े बड़े चट्टान जब टूटते फूटते हैं तो धीरे धीरे वह महीन कण में बदल करके वह धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेते हैं। तो मृदा जानते हैं कि तुरंत नहीं बनता है, तो इसका हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि भूमि कटाव को रोकना। इसके लिए वनों की कटाई पर रोक और अतिचारण रोक एवं भूमि की परती न छोड़ना जैसे उपाय किए जाना चाहिए। पहला है। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बना करके हम लोग पानी की गति को अवरोध करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है पहाड़ी ढलानों पर रुकावट बनाकर उतरते हुए जल के वेग को कम करके हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो हमें विश्वास है दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने न भूलें। फिर आगे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो पर देते रहेंगे। धन्यवाद।